डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज ब्रिक्स समिट पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि अभी हाल ही में 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक यानी 2024 में यह रूस के कजान शहर में हुआ है। देखिए मैं लिखा हूं ब्रिक्स समिट 22 टू 24 अक्टूबर तो 2024 सॉरी, तो इसी की हम चर्चा करेंगे। और यह ब्रिक्स का यह 16वां ये सम्मेलन है, तो 16 सम्मेलन है। देखिए 16 समिट मैं लिख देता हूं, ये ब्रिक्स का 16th समिट है। समिट है और इसका जो प्लेस है, वेन्यू जो है, प्लेस स्थान, यह है कजान शहर। देखिए कजान रूस में है, कजान रूस का या रसिया अंग्रेजी में लिख सकते हैं, तो उसका कजान शहर है। यहाँ पर यह 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चला और इसमें भारत से के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए गए थे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझिए ब्रिक्स है क्या। पहले ये ब्रिक्स नाम से क्या मतलब है, तो देखिए इसके जो संस्थापक सदस्य हैं उन्हीं सदस्य देशों के पहला लेटर से ये ब्रिक्स बना है। जैसे देखिए बी है, इससे ब्राजील है। क्या है? ब्राजील का बी शब्द ले लिया गया। इसी तरह से देखिए आर जो है यह रूस है, रसिया, उसका आर शब्द ले लिया गया। देखिए आई है, आई से क्या हो गया? इंडिया हो गया, इंडिया। और देखिए सी है, ये चाइना है, ये चाइना, ये समझ लीजिए। और देखिए ये एस है, ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका। तो सभी के एक एक लेटर ले लिया गया। तो यही आपको हम बताने जा रहे हैं। और इसका यह 16 समिट हुआ था। समिट मतलब शिखर सम्मेलन। हम क्या बोलते हैं हिंदी में? शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन यह आपका 16वां शिखर सम्मेलन हुआ है। इसका मतलब कि इसके पहले 15 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। और यह कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ है। तो ये चीज आपको हमने जानकारी में दिया। सबसे पहला तो मैं बताऊंगा कि शुरू में देखिए इस ब्रिक्स में ये चार ही, पहले इसका नाम ब्रिक ही था। देखिए शुरू में इसका नाम क्या था? सिर्फ ब्रिक था। ब्रिक, देखिए ब्रिक, BRIC। ये साउथ अफ्रीका जब इसमें शामिल हो गया तब से ये ब्रिक्स कहा जाने लगा, नहीं तो इसका स्टार्टिंग नाम क्या था? ब्रिक था। और आफ्टर साउथ अफ्रीका यह हो गया ब्रिक्स। ये समझ में आ रहा है ना कि ब्रिक है। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर बाद में आया है। अब मैं वो आपको समझाऊंगा कि कब आया साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए हमने यहाँ पर नोट भी कर रखा है। तो देखिए सबसे पहले इसका घटनाक्रम क्या होता है कि 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन। देखिए ये ब्राजील, रूस, भारत और चीन 2006 में। इसका घटनाक्रम मैं थोड़ा समझा देता हूं कि किसका कैसे हुआ। इवेंट, घटनाक्रम लिख लीजिए, घटनाक्रम समझने के लिए। तो इसका घटनाक्रम देख लीजिए। तो 2006 में देखिए, लिखिए 2006 में, बस इसकी थोड़ा हिस्ट्री जानने के लिए कि 2006 में ये देखिए ब्राजील, इसके साथ ही साथ रूस, ब्राजील, रूस, भारत, इंग्लिश वाले ब्राजील, रसिया, इंडिया आप लिख सकते हैं, और चीन। ये चीन जो है, चाइना जो है, ये लोग क्या होते हैं कि इनके विदेश मंत्री यूएन मीटिंग में मिले। यूनाइटेड नेशन का मीटिंग हो रहा था। चीन के विदेश मंत्री, इसका थोड़ा हिस्ट्री में बता रहा हूं, विदेश मंत्री यूनाइटेड नेशन के, यूएन का, यूनाइटेड नेशन मीटिंग में मिलते हैं, मीटिंग में मिले। ये इसका घटनाक्रम है। थोड़ी सी, बस 1 मिनट में इसको मैं बताऊंगा। और इसके साथ साथ देखिए अब क्या हुआ कि 2009 में देखिए ये लोग मिले, इनमें आपस में कुछ बातचीत हुई। ये सभी के विदेश मंत्री मिले हैं, फॉरेन मिनिस्टर मिले हैं। किन किन देशों के? ब्राजील के, रूस के, इंडिया के और चाइना के।
यूनाइटेड नेशन के मीटिंग में मिले हैं। ये घटना है 2006 की। 2009 में 2009 में क्या हुआ कि ये चारों देशों मिलकर एक, ये चारों देश ऊपर देखिए, ये सभी चारों देश मिलकर, चारों देश मिलकर एक संगठन बना लिए, मिलकर, ठीक है, ब्रिक नामक संगठन बना लिए। क्या हुआ? ब्रिक, BRIC के सभी का पहला लेटर। तो देखिए ब्रिक संगठन बनाए, ब्रिक संगठन बनाए। कितनी बात हुआ कि 2009 में, 2006 में यूनाइटेड नेशन का मीटिंग हो रहा था, वहां पर ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना मिलते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं और वहीं पर एक प्रपोजल तैयार होता है। 2009 में अल्टीमेटली ये चारों देश मिलकर ब्रिक संगठन बना है, जिसमें कि ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है और चाइना है, ये बना लेते हैं। और फिर देखिए कि 2009-10 में, 2010 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हो जाता है। साउथ अफ्रीका इसमें क्या हुआ, जुड़ गया, औपचारिक रूप से जुड़ा, फॉर्मल जुड़ा। यह औपचारिक शब्द लिखिए, अफ्रीका औपचारिक रूप से जुड़ा। तो जब साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो लास्ट में क्या बन गया, तो ये बन गया ब्रिक्स, BRIC के। यही कहानी है ब्रिक्स की, जो ब्रिक्स नाम हम देते हैं। तो शुरू में 2009 में 4 देश मिलकर ब्रिक बना और जब साउथ अफ्रीका इससे जुड़ गया तो ये शब्द जुड़ गया, अब यही ब्रिक्स बन गया। तो ये ब्रिक्स तो आपको समझ में आ गया कि ये नाम कैसे बना। और फिर इसके बाद भी कुछ घटनाक्रम हुआ है, मैं उसे समझाता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन, आप इसे नोट कर लीजिए। तो 2010 तक की कहानी हमने आपको बताया, फिर आगे की कहानी में थोड़ी सी बताता हूं और फिर ये भी मैं बताऊंगा कि इस बार 2024 में क्या क्या बातें हुई हैं। तो ये चीज आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 2010 तक तो आप समझ लीजिए कि 2009 में ब्रिक बना, उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था और फिर जब साउथ अफ्रीका जुट गया तो उसका भी एस शब्द इसमें ऐड हो गया, तो ब्रिक्स हो गया। और इसके बाद देख लीजिए कि 2023 में, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है 2023, मेन बात को मैं बता रहा हूं। 2023 में क्या हुआ कि इसमें 6 देश और शामिल होने का, 6 देशों को आमंत्रण मिला। 2023 में 6 कंट्रीज को, 6 देशों, ठीक है, 6 देशों को शामिल होने का आमंत्रण, 6 देशों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया, 6 देशों को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया। ये 6 देश कौन कौन से हैं, तो इसमें देखिए अर्जेंटीना है, इसमें है अर्जेंटीना है 6 देश में। इसमें इजिप्ट है, जिसको मिस्र कहते हैं, मिस्र या इजिप्ट, समझ रहे हैं ना, इजिप्ट, मिस्र। इन लोगों को 2023 में इन लोगों को इनवाइट किया गया कि भाई आप लोग हमें ब्रिक्स में आप मिल सकते हैं। ब्रिक का विस्तार किया जा रहा है। फिर इथियोपिया है, तो एक और देश है इथियोपिया है, देख लीजिए। इसके साथ ईरान है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बात मन में बिल्कुल क्लैरिटी रहेगा। फिर देखिए सऊदी अरब है, सऊदी अरब और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। तो इन 6 देशों को देख रहे हैं, 1 अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इन 6 देशों को 2023 में, 2023 में इनवाइट किया गया कि भाई आप लोग ब्रिक में मिल सकते हैं। इसमें से क्या हुआ कि देखिए अब 2024 इस बार जो हुआ, 2024 में फाइनली क्या हुआ कि इसमें से देख लीजिए कि इस बार ये 4 देश ने सदस्यता ले ली। इसमें देख लीजिए कि यूएई, इसी के साथ साथ देख लीजिए इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र,
इसके साथ इथियोपिया, इथियोपिया, इथियोपिया और ईरान। और कौन सा एक देश है? ईरान। ये ईरान देश है। इसने क्या की कि सदस्यता ग्रहण कर ली, सदस्यता ली, सदस्यता ली। हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि अभी सऊदी अरब जो है वो सदस्यता लेने पर विचार कर रहा है। सऊदी अरब ने कहा कि भैया हम थोड़ा सा इस पर सोच रहे हैं, हम मतलब वो भी पॉजिटिव है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम ले लिया सऊदी अरब, और सऊदी अरब विचार कर रहा है। देखिए सऊदी अरब विचार कर रहा है, विचार कर रहा है। कितना अच्छी बात है कि आपको हमने 2006 से हमने शुरू किया कि 2006 में किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में 4 देशों के विदेश मंत्री मिलते हैं। फिर 2009 में ये 4 देश ब्रिक, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना मिलकर ब्रिक नामक एक संगठन बनाते हैं। और फिर इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका भी मिल जाता है। 2023 में ये देखिए 6 देशों को इनवाइट किया जाता है कि आप लोग आकर ब्रिक्स का फॉर्मल मेंबरशिप ले सकते हैं। उसमें से 4 देशों ने मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर लिया, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है, इजिप्ट यानी मिस्र है, इथियोपिया है और ईरान। इन्होंने औपचारिक फॉर्मल मेंबरशिप एक्सेप्ट कर लिया। सऊदी अरब अभी थोड़ा सा टाइम मांग लिया और विचार कर रहा है। तो यहाँ तक तो आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये ब्रिक्स है क्या। अब इसके बारे में आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए प्लीज, घटनाक्रम को, इतिहास को, कि आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए, अब मैं इसके आगे की घटना आपको बता रहा हूँ और बिल्कुल आप स्पष्ट होकर ये ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आसानी से जान जाइए। मेरा बस यही काम है कि इन चीजों को कितने सरल तरीके से आपको मैं समझा दूं और बता दूं। और इसके बाद आप देखिए ब्रिक्स के बारे में कुछ और इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हो मैं बताऊंगा। फिर 2024 में क्या क्या घटना घटा वो मैं बताऊंगा। और एक और देख लीजिए कि अब ब्रिक्स का जो गठन है ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिख लीजिए, अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका गठन लिखिए, ऑर्गेनाइजेशन कब इसको गठन किया गया, फाउंडेशन। तो ब्रिक्स का जो गठन हुआ है वह देखिए यह हुआ है 16 जून, डेट लिख लीजिए, गठन 16 जून, ठीक है ना। और समय तो आपको याद है ना, 2009, मैं समझा दिया हूँ, 2009 में इसका गठन हुआ। और आज से 2009 देखिएगा तो 15 साल पहले इसका गठन हुआ। और ये कहाँ स्थापित किया गया, जो स्थान था स्थापित हुआ है, यह जो जगह है उस जगह का भी नाम पूछा जाता है। तो देखिए ये है, मैं लिख देता हूँ, रूस में हुआ है। और रूस में ये कातेरिनबर्ग है, ये कातेरिनबर्ग ये जगह का नाम है, रूस में है। तो ये रसिया में है, हिंदी में रूस कहते हैं, अंग्रेजी में रसिया बोलते हैं, रसा। तो ये कातेरिनबर्ग में इसका हुआ है और यहीं पर प्रथम सम्मेलन हुआ, ये स्थापित हुआ और यहीं पर क्या हुआ है, प्रथम ब्रिक्स सम्मेलन, प्रथम फर्स्ट ब्रिक समिट हुआ है यहीं पर, प्रथम ब्रिक समिट को ही हम सम्मेलन बोलते हैं। तो प्रथम ब्रिक्स समिट यहाँ पर हुआ है, ये कातेरिनबर्ग रूस में। तो ये आपको बिल्कुल हो गया। ये कैसा संस्थान है, तो इसका जो टाइप है, प्रकार लिखिए, टाइप या प्रकार देखिए, तो इसका प्रकार लिख लीजिए। तो यह इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यह जो है इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक जो है वह अंतर सरकारी संगठन है। तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें सभी देश इसमें शामिल होते हैं सरकारी स्तर पर है। दूसरा शर्त है कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, उद्देश्य, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। समय ज्यादा लगेगा तो मैं उसका इंग्लिश बोल दे रहा हूं। तो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव इसका है तो राजनीतिक और आर्थिक है, राजनीतिक एवं आर्थिक,
एवं आर्थिक। इसका उद्देश्य पॉलिटिकल भी है, क्योंकि भाई सभी कंट्री हैं, तो जब कोई भी दो से ज़्यादा कंट्री आपस में मिलेंगे या एक से ज़्यादा कंट्री, तो पॉलिटिकल तो होगा ही, साथ ही साथ इसका उद्देश्य जो है वह आर्थिक भी है। और इसका जो फील्ड जो है, क्षेत्र जो है वह क्षेत्र जो है वह क्या है, तो वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। इसका क्षेत्र क्या है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पॉलिटिक्स। तो इतना इसके बारे में आपको मैं बता दिया कि जो ब्रिक्स बना यह एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पहला बार इसका समिट जो हुआ है रूस में हुआ है, और रूस का ये शहर है ये कातेरिनबर्ग। यह घटना है 16 जून 2009 को। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया। साथ ही साथ हमने ये भी समझा दिया कि शुरू में इसमें ये 4 ही सदस्य हुए, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, और बाद में ये दक्षिण अफ्रीका भी 2010 में इसमें जुट गया। तो ये पहले ब्रिक था, उसके बाद ये ब्रिक्स कहलाने लगा है। और इसके बाद देखिए, और मैं बता रहा हूँ कि अभी 2024 में इसमें कुछ और कंट्री जुटे हैं, और उस कंट्री में ये देख लीजिए कि मैं आपको बताया था उस घटना में ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें जुट गए हैं। तो 2024 के घटनाक्रम में मैं बता दिया हूँ। और यहाँ पर अभी सऊदी अरब विचार कर रहा है, आधिकारिक रूप से इसमें शामिल नहीं हुआ है। तो ये ब्रिक के बारे में आप जान गए। अब थोड़ी सी मैं इसके बारे में आगे बता रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मिटा के अब इसका आगे की मैं घटनाक्रम आपको समझा रहा हूँ, और इसको बिल्कुल आराम समझिए। कोई भी इस पर अगर प्रश्न हो तो आप उसको आंसर दे पाएंगे। अब ब्रिक्स की इतना चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्या महत्व है ब्रिक्स में, तो सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि इतनी महत्वपूर्ण ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है कि देखिए ब्रिक्स में जो कंज्यूमर मार्केट है पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व का यह 23% कंज्यूमर मार्केट को कवर करता है। तो देखिए ये जो ब्रिक्स है, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका एक डाटा है, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। देखिए ब्रिक्स लिखिए, ब्रिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं एक एक करके लिखता चला जा रहा हूँ कि ब्रिक्स है। तो ये देख लीजिए कि यह 27% ये ग्लोबली मैं बात करता हूँ, पूरे विश्व की बात करता हूँ, तो 27% कंज्यूमर मार्केट को ये कवर कर रहा है। कंज्यूमर मार्केट ये बहुत बड़ा शेयर है, पूरे विश्व के उपभोक्ता बाजार का 27% उपभोक्ता बाजार ये ब्रिक्स कंट्री कवर कर रहे हैं, इसलिए इस पर सभी का ध्यान जा रहा है। साथ ही साथ पूरे विश्व के जीडीपी का देखिए 27% यहीं से आता है, ठीक है। ये कंज्यूमर मार्केट जो है ये 23% लिख दीजिए, 23%, सॉरी, ये 23% है। और देखिए जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है पूरे विश्व का, यह उसका ये कितना है, 27%। पूरे विश्व का ये 27% ये जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद ये कवर करता है पूरे विश्व का। और इसके साथ साथ देख लीजिए कि पूरे विश्व की जो भूमि है, लैंड है, तो लैंड कितना है इसमें, तो देखिए लैंड जो है, लैंड मतलब भूमि पूरे विश्व का जो भूमि है उसका 30% इसके पास है, 30%। देख रहे हैं कितना इसका महत्व हो रहा है ब्रिक्स जो कंट्री है इसमें। साथ ही साथ ये ब्रिक्स के पास देखिए, ये देखिए जनसंख्या, आबादी, जनसंख्या जो है कितनी बड़ी इसके पास जनसंख्या है, तो ये 44% है। देखिए जनसंख्या जो है वो 44% पूरे विश्व का है, ये पूरे वर्ल्ड का मैं जनसंख्या बता रहा हूँ उसके पास है। और देखिए कि पूरे विश्व का जो निर्यात होता है अभी, ये देखिए ये निर्यात जो है, निर्यात यह जो है आपको 15%, पूरे विश्व का 55% यहाँ पर ये निर्यात हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ, ये इसकी सबसे बड़ी बात है। ये ब्रिक्स जो कंट्री है इसका जो भी मुख्य उद्देश्य जो है वह है बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है
मुख्य उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य मल्टीपोलराइजेशन है, मुख्य उद्देश्य मल्टीपोलराइजेशन, ठीक है, मल्टीपोलराइजेशन, ये बहुपक्षवाद को, ये बहुपक्षवाद, हिंदी में बहुपक्षवाद, बहुपक्षवाद, इसको ये मजबूत कर रहा है मुख्य देश कि मल्टीपोलराइजेशन को लाया जाए। क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि कुछ ही कंट्री जो है वो पूरे विश्व पर हावी हैं, और उसमें जो हमारा इशारा है वह वेस्टर्न कंट्री की तरफ है, और उसमें भी स्पेशली अमेरिका की तरफ है। तो ये बात है, तो इस चीज को, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका जो है, जो भी अभी आर्थिक जगत में जो भी बड़े बड़े जैसे IMF है या आपका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, WTO है, सभी में अमेरिका का ही यहाँ पर बोलबाला है। और क्योंकि जो भी यहाँ पर कारोबार हो रहा है वह डॉलर के माध्यम से हो रहा है, और जब भी डॉलर के माध्यम से कोई भी कारोबार होगा, व्यापार होगा, तो अंततः मजबूत कौन होगा? डॉलर मजबूत होगा। और जब वो भी US डॉलर, अमेरिकी डॉलर, और उससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। तो अभी तक जो भी ये सब संस्थाएं बनाई गई हैं, इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड लेवल पर, वह कहीं कहीं पश्चिमी देशों और विशेष करके यह अमेरिका के हितों को वो साध रहा है। तो उसको यहाँ पर एक तरह से तोड़ने का प्रयास इस ब्रिक्स के माध्यम से हो रहा है, क्योंकि ये बात सभी के मन में आ रहा है कि नहीं भैया, सभी को इसमें लाभ मिलना चाहिए। तो एक ये बात आप जान गए। और साथ ही साथ यहाँ पर है कि इसका मुख्य उद्देश्य में जैसे वित्त है, व्यापार है, कृषि है, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों में आपसी तालमेल हो और आपसी सहयोग हो। कि जो भी विकासशील देश हैं वो कृषि के मुद्दे पर, वो व्यापार के मुद्दे पर, वो फाइनेंस यानी वित्त के मुद्दे पर, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर, वह क्या हो कि ये सभी आपस में तालमेल बैठाएं, सामंजस्य बैठाएं, और उसको, और भारत भी इस चीज को महत्व दे रहा है। तो ये बात तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इसमें एक और मैं बात बताऊंगा कि इस ब्रिक्स देश में, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और फिर इसको और इसके आगे के पक्षों को मैं बताऊंगा। अभी तो इसमें ये भी मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें देखिए घटना घटा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुआ है। ये बहुत अहम है दो देशों के संबंधों के लिए, और भारत चीन इसमें निकट आए हैं, और इससे पूरे विश्व में हलचल मच गई है। तो ये भी, इस पर भी मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही साथ आप और आगे देखिए कि ये जो ब्रिक्स कंट्री है, तो इसमें अभी जो देश इसमें मिले हैं, इसमें अभी 7 मुस्लिम देश हैं। इसमें टोटल ये यहाँ जो पार्टनर जो देश हो रहे हैं उसमें 13 देशों में 7 देश, 7 कंट्रीज मुस्लिम कंट्री है। तो ये सभी लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथ ही साथ ये भी देखिएगा, लेकिन इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं दिया गया। पाकिस्तान भी मिलना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को इसमें जगह नहीं दिया गया। और इसमें ये समझा गया, स्पेशली चाइना तो चाहता था कि पाकिस्तान आ जाए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने इसको एक तरह से अपोज किया और उसको स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो है वह उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है अभी वो बहुत मजबूत नहीं है। साथ ही साथ और भी कई बातें हैं जो हो सकता है कि ब्रिक्स देशों की कंडीशन को वो खराब कर दें। जैसे जो कंडीशन सार्क में हुआ कि सार्क भी एक संगठन बना, लेकिन जिसको हम दक्षेस कहते हैं, लेकिन वो विशेष कारगर नहीं हो पा रहा है। तो वो पाकिस्तान की गतिविधि के कारण, पाकिस्तान जो आतंकवादी गतिविधियों में लगा रहता है, उसकी आप अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देखता है और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को तोड़ने में लगा रहता है। तो ये उसके निगेटिव में ये सब चीजें जा रही हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को इससे ये लोग अलग रखने का रुख अपना लिए और उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और देखिए, और इसकी एक और बात है कि जो इसमें कुछ पार्टनर देश लाए गए हैं। पार्टनर देश जो ब्रिक्स में हैं वो उसके औपचारिक सदस्य नहीं हैं, लेकिन ये पार्टनर देश में ही पाकिस्तान अप्लाई किया था कि हम भी इसके पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसको पार्टनर देश का भी दर्जा नहीं दिया गया। ठीक है, अब पार्टनर देश होते क्या है? तो पार्टनर देश का ये मतलब है कि संगठन
कि उस इसके औपचारिक फॉर्मल इसके मेंबरशिप उनको नहीं मिलती है, लेकिन संगठन की जो प्लानिंग हो रही है उस प्लानिंग में वो हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पर है। और इस बार तो लगभग 30 से ज्यादा देशों ने इसमें मेंबरशिप मतलब कि पार्टनरशिप के लिए यहाँ पर अपना भेजा है प्रस्ताव। तो ये एक बात हो गई। और पाकिस्तान को इससे अलग रखा गया क्योंकि एक तो उसकी इकोनॉमी जो है वो कमजोर है, साथ ही साथ मतभेद बढ़ने का डर है। पाकिस्तान आ जाए तो इंडिया पाकिस्तान और कई तरह के मतभेद बढ़ सकते हैं और उसकी विदेश नीति भी इससे प्रभावित होती है। और ब्रिक्स जो है या अभी देखिए यूरोपीय जो एक यूनियन है ईयू, उससे ये आगे निकल गया है और ग्लोबल जीडीपी में यूरोपीय यूनियन से आगे निकल गया है क्योंकि ग्लोबल जीडीपी में जो ईयू है, ईयू यूरोपियन यूनियन, समझ रहे हैं ना, ईयू, तो इसका ग्लोबल में जो इसका भागीदारी है, हिस्सेदारी है, यह 14% है, 14%। और देखिए और ब्रिक्स का हिस्सा जो है, और ब्रिक्स जो है वो 27% है ब्रिक्स। तो ये ब्रिक्स उससे मजबूत हो गया, यूरोपियन यूनियन से ब्रिक्स मजबूत बन चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि कमजोर इकोनॉमी वाला देश पाकिस्तान जैसा आए और इस पर प्रभाव पड़े। तो ये ब्रिक्स की एक यहाँ पर बात हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण ब्रिक्स में जो समझा बात हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, वो मैं यहाँ पर आर्थिक आपको बताने जा रहा हूँ। और व्लादिमीर पुतिन जो है इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं क्योंकि ये ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है। ये जो ब्रिक्स है इसका अपना बैंक भी है। क्या है? अपना बैंक भी है। इसका ब्रिक्स का अपना बैंक है और इसका बैंक का नाम क्या है देख लीजिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो एक बहुत बड़ी बात हो गई कि ब्रिक्स का एक न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम के अपना बैंक भी है। और इस बैंक का जो हेड क्वार्टर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ये किसका बैंक है? तो ये ब्रिक का बैंक है। ऐसे ब्रिक समझ लीजिए, ऐसे मैं लगा देता लगे कि ब्राजील नहीं, ये पूरे ब्रिक का अपना एक बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इस बैंक का हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? तो देखिए चीन में है, संघाई में है। इसका हेड क्वार्टर है संघाई। तो संघाई है, इसको मैं लिख देता हूं चीन। चीन में इसका अपना बैंक है। और इसका काम क्या है? तो सदस्य देशों को सरकारी या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध कराना। और इसका कार्य क्या है देख लीजिए, लिख लीजिए। तो इसका जो कार्य है वह है, देखिए कार्य क्या है भाई इस बैंक का? तो सदस्य देशों को जो भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, तो सदस्य देशों को सरकारी यानी गवर्नमेंट, सरकारी या प्राइवेट यानी निजी प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध कराना। प्रोजेक्ट्स के लिए लोन उपलब्ध कराना के लिए लोन यानी ऋण उपलब्ध कराना, लोन देना। कितना बड़ा काम है। तो ये जो ब्रिक्स है इसका अपना अलग बैंक है। उस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसका हेड क्वार्टर संघाई में है यानी चीन में है। इसका कार्य है कि जो भी इसके सदस्य देश है उसके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दीजिए, उसके लिए कर्ज दीजिए और उस पर वो अपना आगे काम करे। तो ये बहुत बड़ा इसका एक काम है। साथ ही साथ ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो ये ब्रिक्स का एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैं इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा देता हूँ और हर बात को मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये इसका नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि हालांकि ये ब्रिक्स का कोई उद्देश्य मिलिट्री नहीं है, यह पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये संगठन बनाया गया है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यह मिलिट्री पावर रखा गया है। फिर भी जो वर्ल्ड के टॉप मिलिट्री पावर हैं वो इस ब्रिक कंट्री में आ जा रहे हैं। तो वर्ल्ड के जैसे 5 टॉप मोस्ट जो पावर हैं उसमें से 3 इसी ब्रिक में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से सैन्य शक्ति में भी ये बहुत मजबूत है। तो देखिए यहाँ पर कि टॉप ग्लोबल मिलिट्री पावर में 3 ब्रिक्स देश में है। तो देखिए यहाँ पर देखिए टॉप
मिलिट्री पावर, ग्लोबल, ग्लोबल विश्व की मैं बात कर रहा हूं, ग्लोबल। इसमें 3 कंट्री हैं, कितने हैं? 3 कंट्रीज, 3 देश ब्रिक में हैं। इस ब्रिक में टॉप मिलिट्री पावर में ग्लोबली 3 देश तो ब्रिक में ही है। जैसे देख लीजिए कि इसमें कौन से पावर में है, तो एक तो रूस है, रूस है विश्व में यह दूसरे स्थान पर इसका पावर माना जाता है। दूसरा है देखिए चीन है, ये चाइना है, ये तीसरे स्थान पर है मिलिट्री पावर में। और देखिए इंडिया है, इंडिया है, ये किस स्थान पर है? तो ये देखिए इंडिया विश्व के ये 5वें स्थान पर है। तो टॉप 5 में पूरे ग्लोबल के, पूरे विश्व के 5 जो मजबूत सैनिक शक्ति वाले देश हैं, उसमें से 3 इसके साथ आ जाते हैं। रूस आ गया, दूसरे स्थान पर आता है, चीन तीसरे, और इंडिया है 5वें स्थान पर। तो ये एक सबसे बड़ी यहाँ पर बात हो गई। अब साथ साथ इसके कुछ और पहलू पर आपको हम विचार कराएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ब्रिक्स में इस बात का चर्चा करना बहुत आपसे जरूरी है कि यहाँ पर ये देखा गया कि ये ब्रिक का जो सम्मेलन हुआ उसमें व्लादिमीर पुतिन बहुत भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनका जो अनुभव है वो खार खाए हुए हैं पश्चिमी देशों की पॉलिसी से, और एक तरह से पश्चिमी देश जो हैं उनको आउट कर दिए हैं। तो उसके पक्ष में एक मजबूत संगठन खड़ा करना चाहते हैं, और कहा जा रहा है कि उन्हीं के विशेष प्रयास से वो चाइना और भारत एक साथ आया। और हालांकि चाइना और भारत कोई आपस में भी ये बेवकूफ देश तो है नहीं, अपने हितों को देख रहे हैं, तो इनके भी हित एक दूसरे से अलग रहकर और तनाव में रहकर प्रभावित हो रहे थे। चाइना का भी व्यापार प्रभावित हो रहा था और भारत का भी व्यापार प्रभावित हो रहा था, क्योंकि भारत जो है वह कच्चा माल, रॉ मटेरियल के मामले में बहुत बहुत चीज वो चाइना से मंगाता है, और नहीं आने से यहाँ के भी उद्योग धंधों पर, इंडस्ट्री पर बैड प्रभाव पड़ रहा था, एडवर्स प्रभाव पड़ रहा था। और भारत भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, भारत के पास एक विशाल जनसंख्या है और बिग मार्केट है। तो इसको इसके साथ नहीं, इस खटास बढ़ने से या दूरियां बढ़ने से चाइना भी प्रभावित हो रहा था। तो दोनों देश चाह रहे थे और इसमें एक काम किए आपस में फेविकोल का जोड़ने का, तो ये रूस ने किया। रूस भारत का या आज का नहीं, पर वह बहुत पहले का एक विश्वसनीय दोस्त है और उसका संबंध चाइना के साथ भी अच्छा है। तो वो दोनों को लाया। जब दोनों लाया तो पश्चिमी देशों में एक तरह से आप कह सकते हैं कि हड़कंप मच गया है, क्योंकि 3 महाशक्तियां हैं और 3 महाशक्तियां जब एक साथ आएंगी तो इनका एक अलग बात है। और इसके लिए पहली बार भारत के और 5 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ द्विपक्षीय वार्ता किए हैं। इसके पहले कहीं कहीं मिले हैं, लेकिन पहली बार आमने सामने बैठकर बातचीत हुआ है और इस बातचीत में सीमा विवाद को पर सहमति बनी है। हालांकि इस पर काफी पहले से दोनों देशों के जो विदेश मंत्री की स्तर की टीम है या सैनिक अधिकारियों की टीम है वो बात कर रही थी, लेकिन इसमें फाइनल उसको रूप दिया गया। और इसमें यह बिल्कुल इस बात पर सहमति बनी कि जो भी तनाव के जगह हैं, जैसे डेपसोंग है और डेमचौक है, डेपसोंग और डेमचौक, वहां से दोनों की सेनाएं पीछे हटेंगी और जो पहले जो एलएसी था, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर सेनाएं आ जाएंगी। और जिस कारण से, क्योंकि यही डेपसोंग और डेमचौक के कारण ही विवाद हो गया था और कहा जा रहा था कि चाइना की सेनाएं यहाँ के नजदीक तक आ गई हैं, तो ये लोग इस पॉइंट से छोड़कर काफी दूरी तक पीछे जाएंगे। तो एक तो ये बात यहाँ पर हुआ, क्योंकि डोकलाम के बाद ये समस्या बहुत जटिल हो गई थी, तो इसको इसमें सुलझाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बोला, बिल्कुल फ्रैंक, कि भैया जब तक शांति स्थिरता, ये एलएसी पर, मतलब एलएसी पर या सीमा विवाद को लेकर जब तक शांति स्थिरता और म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी की भाव नहीं होगा, तब तक समस्या हल नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इसका जो प्रभाव है वो हर रिश्ते पर पड़ेगा, वो पॉलिटिकल पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा। तो ये लाना जरूरी है। और शी जिनपिंग ने भी इस बात को दोहराया कि नहीं, भारत
और चाइना, दो बहुत बड़ी आबादी वाले और मजबूत देश हैं, और दोनों का संबंध आज से नहीं है, दोनों का संबंध बहुत पुराना है। तो आप याद कीजिए, हुएन सांग भी भारत में नालंदा में आए थे पढ़ने के लिए, वे इत सिंह भी, बहुत पुराना संबंध है चीन और भारत का। तो उन संबंधों का भी हवाला दिया गया, और दोनों देश एक साथ रहकर और पूरे विश्व को एक एग्जाम्पल सेट करें। तो इस बात पर सहमति बनी, साथ साथ इस बात पर भी सहमति बनी कि रेगुलर इसके लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री स्तर पर सैनिक अधिकारी हमेशा आपस में मिलते रहें और काम करें, और इसके साथ साथ और इनका आर्थिक जो कारोबार है वो भी कैसे प्रगति करे, इस पर भी आपस में मिलकर विचार किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। और इसी के साथ साथ हुआ कि जो अगली मीटिंग होगी उसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर भी विचार किया जाएगा। तो ये तमाम बातें जो हुई जो बहुत सुकून देने वाली हैं, चीन के और भारत के दोनों देशों के नागरिकों को इससे बहुत राहत मिली, और जो एक बहुत काफी दिनों से तनाव आ रहा था, ये तनाव चीन, इंडिया और भारत का, इंडिया और चाइना जो टेंशन चल रहा था वो एक तरह से कम हुआ है। फिर भी भारत को चाइना के साथ फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि पीछे की जो अनुभव है वो बहुत सुखद नहीं है, चाहे वो भारत चीन वार हो 1962 का या और भी कई घटनाक्रम है, लेकिन फिर भी दोनों देशों की मजबूरियां हैं कि शांति से रहें। और भारत भी अब बदल चुका है, भारत आर्थिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो चुका है। इसमें जो भारत सरकार की जो स्ट्रेटजी रही वो भी बहुत काम आई, और इन्होंने पीछा नहीं हटा और डट कर उनके हर बात का मुकाबला किया। ये लोग भी बॉर्डर तक गए, जिस तरह से चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा था, इस तरह से भारत ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया, और इस तरह से चीन को भी समझ में आ गया कि भारत अब दबने वाला नहीं है, अब यह कमजोर भारत नहीं है, आज का भारत एक सशक्त भारत है। और तब इस पर बात हुआ, क्योंकि कभी भी शक्ति के बाद ही शांति आती है, तो भारत अब शक्तिशाली बन चुका है। तो ये सब तो अपना एक तरह से विश्लेषण है, लेकिन अंततः यही बात हुआ कि इस समिट में, जो ब्रिक्स समिट हुआ 22 से 24 अक्टूबर 2024 में, इसमें चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं, माने चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, और सीमा विवाद को भी यहाँ पर अंतिम मुहर लगाया गया कि नहीं रिलैक्स किया जाए, और अब दोनों देशों की सीमा जो सेनाएं हैं वो अपने पहले किए गए प्रॉमिस के अनुसार अब पीछे हटने शुरू हो गए हैं। तो ये एक सुखद समाचार है। तो ये इस मीटिंग का एक फायदा निकला। एक और बात इसमें मैं चर्चा करूंगा कि इसमें व्लादिमीर पुतिन ने ये प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर ब्रिक्स का एक ब्रिक्स पे बनाया जाए। उन्होंने बताया ब्रिक्स पे, जैसे भारत में है ना फोन पे है, तो इस तरह से बताया कि ब्रिक्स पे बनाया जाए। तो एक अलग ब्रिक्स पे फाइनेंशियल सिस्टम की बात हुई। क्या हुई? ब्रिक्स पे, देखिए मैं लिख देता हूं, ब्रिक्स, ये समझ लीजिए, ब्रिक्स पे फाइनेंशियल सिस्टम है, ये हुआ, इसको हम लोग डेवलप करें, फाइनेंशियल सिस्टम, इसकी चर्चा हुई कि ब्रिक्स पे फाइनेंशियल सिस्टम की चर्चा हुई, और इसमें व्यापार ब्रिक्स कंट्री आपस में करें। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ था कि पूरे विश्व में ग्लोबल रूप में स्विफ्ट सिस्टम चलता था। ये क्या चलता था? स्विफ्ट, एक है स्विफ्ट सिस्टम, इसमें व्यापार होता है, स्विफ्ट सिस्टम चलता था ये ग्लोबल रूप में। तो इन लोगों ने कहा कि स्विफ्ट सिस्टम को छोड़कर किस पर आया जाए? ब्रिक्स पे सिस्टम पर आया जाए। स्विफ्ट पे क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार हो रहा है, तो भारत, जैसे आप लोग फोन पे के माध्यम से हम उस बैंक को अप्रोच करते हैं, तो स्विफ्ट पे सिस्टम के माध्यम से ही अमेरिका के साथ व्यापार होगा, और ये डॉलर में होता है। तो जब डॉलर में होता है तो वहां के करेंसी मतलब यूएस डॉलर मजबूत होता है, और फायदा किसको होता है? अमेरिका या पश्चिमी देशों को होता है। तो पश्चिमी देश स्विफ्ट सिस्टम में ये व्यापार करते हैं। पुतिन ने ये प्रपोज किया है, इस प्रपोज है, ये प्रस्ताव है, और इस पर लोग काम करना भी एक तरह से शुरू कर दिए हैं कि ब्रिक्स पे आए और ब्रिक्स पे फाइनेंशियल सिस्टम को डेवलप किया गया। और इसमें ये बताया गया कि जब ये सिस्टम किया जाए तो इसमें जो हम इसको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। ये सेंट्रलाइज है, इसमें टोटल डॉलर में काम हो रहा है, और इसमें डॉलर के प्रभाव को कम करना है इसमें, और सभी लोग अपने अपने
करेंसी में ही काम करेंगे। और जैसे मान लीजिए कि चाइना है तो उसकी करेंसी युआन है तो युआन में काम करेगा, या साउथ अफ्रीका है तो उसकी करेंसी रैंड है तो रैंड में काम करेगी, भारत की रुपी है तो रुपये में काम करेंगे, साथ ही साथ ब्राजील का रियाल है तो रियाल में काम करेगा। तो सब लोग अपने अपने करेंसी में ही ये काम करेंगे। तो ये एक विकेंद्रीकरण की बात हो रही है और इसमें ये प्रस्ताव रखा गया है। और ये देखा गया कि भारत का, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ जो आ गया है कि जो हम नेटवर्क के माध्यम से और नेटवर्क बैंकिंग कर रहे हैं, और जो भी हम गूगल पे के माध्यम से या पे के माध्यम से काम करते हैं, तो उसी तरह से रूस में ये चलता है, मिर नेटवर्क चलता है। तो सब लोग अपने अपने नेटवर्क को भी इसमें यूटिलाइज करेंगे और अंततः एक ब्रिक्स पीस सिस्टम बना दिया जाए, और जिससे क्या होगा कि ब्रिक कंट्री के जो करेंसी हैं वो मजबूत होंगे और डॉलर के सामने उन्हें घुटना नहीं टेकना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रस्ताव में इसमें लाया गया है। और इसका ये भी मतलब है कि जो अभी तक फाइनेंस जगह पर, इकोनॉमी पर डॉलर का जो प्रभाव है उसको कम किया जाए, यानी वेस्टर्न कंट्री के कंट्रोल को कम किया जाए और ईस्टर्न कंट्रीज को और ईस्टर्न ग्रुप को आगे बढ़ाया जाए। तो ये भी है, क्योंकि यह इनका मानना है कि जब ये देखिए यूक्रेन और रूस का जब वार चला तो स्विफ्ट सिस्टम से रसिया को अलग कर दिया गया और उस पर उसके हर वर्क को और पावर को सीज कर दिया गया। इसी तरह से ईरान को भी बाहर निकाल दिया गया। तो ये लोग इससे खार खाए हुए हैं। तो एक इसका वैकल्पिक व्यवस्था की भी इस पर चर्चा ब्रिक्स कंट्री में हो रही है। चूंकि इसमें बहुत मजबूत कंट्री है इसलिए पूरे विश्व का इस पर नजर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद मैं एक चर्चा और करूंगा कि इसी मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने एक तरह से ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष को यहाँ पर अभी उनको शुभकामना दिया। किस लिए? क्योंकि जो अगला ब्रिक्स होगा वो ब्राजील में होगा। तो मैं बताता हूँ कि नेक्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन लिखिए जो मेन बात है, नेक्स्ट ब्रिक्स समिट कहाँ होगा? ये ब्राजील में होगा। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2025 और ये कहाँ होगा? तो यह ब्राजील में होगा। ये होगा ब्राजील। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि ब्राजील में नेक्स्ट ब्रिक्स समिट 2025 में इसी में प्रस्ताव हो जाता है, हर साल होता है। और ये हुआ तो एक ब्रिक्स हुआ। और इसमें जो सबसे अहम बात हुई ब्रिक्स सम्मेलन में ये सब हुआ। एक तो ब्रिक्स करेंसी की जो बात हो रही है, ब्रिक्स देश अपना एक क्वाइन भी चलाना चाह रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी। तो ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है। ब्रिक्स पे सिस्टम ये चालू करना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात इसमें आ रही है। तो इसमें पूरा विश्व का नजर इस पर है। साथ ही साथ विश्व की ये 3-4 ये सभी महाशक्तियां इसमें एक मिल गई हैं। तो ये लगता है कभी जो अमेरिका का एक तरह से पूरे विश्व पर दादागिरी चलता है वो रुकेगा, क्योंकि पश्चिमी देश ये लग रहा है कि किसी तरीके से एशिया में आकर यहाँ के ये लोग शांति को भंग करते हैं। और हर जगह देख रहे हैं, अभी बांग्लादेश में भी जो तख्ता पलट हुआ उसमें भी यह शंका व्यक्त किया जा रहा है, या बहुत लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि उसमें अमेरिका का ही कहीं ना कहीं से हाथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समस्या होती है उसमें भी अमेरिका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहीं से अभी देखिए आपको फिलिस्तीन और इजराइल में भी अमेरिका की विशेष रुचि होती है। तो अमेरिका के प्रति इसके लग रहा है कि नहीं भैया हम लोग भी और यहाँ पर एक साथ आ जाएं और इससे हो। तो जब ये शक्तिशाली बनेगा तो उनकी भी गतिविधियां कम होगी और सभी को अपना हित के बारे में सोचने के लिए, अपने इंटरेस्ट के फेवर में सोचने के लिए सभी को हक है। तो इसीलिए ये हुआ है। सबसे बड़ी घटना तो भारत और चीन का जो सीमा विवाद हुआ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये इसका भी देखिए शुभकामना किया जाए कि आगे तक चले और दोनों देशों में और विशेष करके चाइना को सुबुद्धि जगी रहे और भारत भी अपने को मजबूत करते रहे। भारत इस बात को न भूले कि चाइना पर वैसा विश्वास न कर ले जैसा को रूस पर करता है, क्योंकि रूस उसका पारंपरिक दोस्त है और नेचुरल रूस उसका फ्रेंड है, हमेशा उसका साथ दिया है। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो देख कर चले। लेकिन अगर भारत शक्तिशाली रहेगा तो चाइना भी उससे दोस्ती करने पर मजबूत रहेगा। तो भारत को ये ध्यान देना है कि ये शांति के लिए और भारत चाइना विवाद को सुलझा हमेशा के लिए शांत करने के लिए भारत को हमेशा शक्तिशाली बनना, मजबूत
जरूरी है। इसलिए भारत अपने आर्थिक क्षमता पर, अपनी सैन्य क्षमता पर हमेशा ध्यान देता रहे। तो यही ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आप जान गए, इसके आउटपुट के बारे में जान गए। आपने ब्रिक्स समिट में जो व्लादिमीर पुतिन ने जो प्रस्ताव रखा और ब्रिक्स पे का जो प्रस्ताव रखा और ब्रिक्स फाइनेंशियल सिस्टम का जो प्रस्ताव रखा, ब्रिक्स करेंसी का जो प्रस्ताव रखा, उसके बारे में भी आपसे हम चर्चा किए। उन्होंने बताया कि जो स्विफ्ट है पे सिस्टम, उससे शिफ्ट करके हम लोग ब्रिक्स पे पर आ जाएं। तो ये सब चीज़ों की हमने आपसे चर्चा किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।